अम्ल, क्षार एवं लवण बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान के एक भाग, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि 3 नाम हैं, अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले अम्ल। तो अम्ल का अगर बात करें हम, तो अम्ल क्या होता है, तो यहाँ से आप सिंपल से याद रख सकते हैं कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता। ये हमारे आर्यनियस साहब के अनुसार एक परिभाषा है इनका। वहीं पर अगर क्षारक का बात करें तो क्या कहते हैं, तो क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। और कहिएगा लवण क्या होता है, तो क्विक वे में समझे अगर, तो लवण अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है, उदासीन पदार्थ होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, क्षारक। क्या बोले हम, तो अम्ल और लवण जब अभिक्रिया करते हैं, मिलते हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, तो उसके बाद एक नए पदार्थ बनते हैं जिसे हम लवण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़े। अब सबका, जैसे कि ये अम्ल है, तो अम्ल का कहिएगा उदाहरण क्या है, तो जैसे देखिए HF है, HCl है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और वो है। फिर यहाँ पर क्षार का उदाहरण देखिए, KOH है, NaOH है, CaOH ट्वाइस है। फिर यहाँ पर लवण का उदाहरण है NaCl, MgSO4, KNO3। सारे का आपको याद रखना है कि कौन क्या है, नहीं है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी आगे अगर हम बढ़े, तो इसमें देखते हैं हम कि सूचक क्या होता है। अब इनके बारे में ऐसा नहीं है कि हो गया, पढ़ेंगे हम, डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम एक क्रम में लेते हैं मैप के थ्रू, ताकि दिमाग में चीज़ें आसानी से हमें समझ में आ जाए। तो सूचक, सूचक क्या होता है, तो सूचक वो होता है अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति या प्रकृति को सूचित करने वाले जो पदार्थ होता है, उसे सूचक कहते हैं। अब मान लीजिए कोई पदार्थ है जो चीज़ें हमें बता दे कि ये अम्ल है कि क्षार है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं, नाम ही है ना सूचक, मतलब सूचना दे दे हमें ये अम्ल है कि क्षार है। उदाहरण अगर इसका देखें हम, तो उदाहरण में क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर लिटमस विलयन है, लिटमस पत्र है, मेथिल ऑरेंज है। बेसिकली मेथिल ऑरेंज क्या है, तो कृत्रिम सूचक है, मतलब ये लेबोरेटरी में बनाया गया सूचक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको, कि अम्ल नीला लिटमस विलयन पत्र को लाल कर देता है। इसे अनिल से आप याद रख सकते हैं ना, इसे क्विक में कैसे, नी अल, मतलब क्या, अ मतलब अम्ल, अ मतलब अम्ल, ये क्या करता है, नीला पहले था, अभी क्या कर दिया, तो लाल कर दिया। ठीक है, इसे अनिल से आप याद कर सकते हैं। अम्ल क्या करता है, तो नीला को लाल करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। अब यहाँ पर एक बात जो है वो ये है कि ये जो अम्ल है, ये धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है, तो धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ जिंक धातु है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो यही बात लिखा हुआ ऊपर में कि लवण क्या हो गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना। फिर लिखा आगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अगर अभिक्रिया करता है तब क्या बनाता है, तो लवण बनाता है और जल। देखिए अब यहाँ पर अंतर क्या हो गया, ऊपर वाला में इसमें अगर धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो भी लवण बनेगा। बस अंतर यहाँ ये है कि धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस, और धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो जल। ये बातें ध्यान रखना है। चलिए
अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कि कार्बोनेट से अगर अभिक्रिया करेगा या फिर बाइकार्बोनेट जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं से अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो इसमें देखिए, इसमें लवण होगा और लवण के साथ साथ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल होगा। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए नीचे यहाँ पर है, क्या कह रहा है, जैसे Na2CO3 जब 2HCl से रिएक्ट करता है, HCl से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, NaCl जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से NaHCO3 मतलब क्या, तो ये HCO3 जब है ना तो इसका मतलब बाइकार्बोनेट हुआ। ठीक है, Na सोडियम उसके बाद HCO3 बाइकार्बोनेट। तो धातु बाइकार्बोनेट का जो है ना अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, तो ये चीज़ें हमको इस प्रकार से बना रहा है। ये सारी चीज़ें हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वैसे क्षार की। क्षार देखिए, जल में विलेय क्षारक को क्षार कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी तक हम बोल रहे थे क्षारक, क्या बोल रहे थे, क्षारक। अब देखिए क्षारक में अब क्या हो गया कि हम क्षारक का अगर डिफिनीशन देखें तो क्या दिखे हम क्षारक का डिफिनीशन, कि जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड OH और ऊपर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब हम हाइड्रो ऑक्साइड इसको पढ़ते, क्या पढ़ते इसको, OH, और ऊपर जो ये माइनस लगा है इसको हाइड्रो ऑक्साइड पढ़ते। तो क्या बोल रहे हैं, क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। उदाहरण हम देख चुके हैं पहले। अब कह रहा है क्षार क्या है, तो क्षार कुछ वही है जो क्षारक जल में विलेय है और जल में आसानी से घुल जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे क्षार बोलते हैं। मतलब एक क्षारक को ही क्षार कहते हैं। कब कह सकते हैं, किस क्षारक को कह सकते हैं, तो जो जल में घुल सकता है। अच्छा, उदाहरण जैसे देखें हम तो NaOH, KOAH और फिर क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिर से कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या बोले, अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है। क्या करता है, नीला को लाल करता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, क्षारक क्या करता है, पीला कर देता है। तो इसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर और बात को हम समझे तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि धातु क्षार से अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस देता है। क्या बोले, धातु अम्ल से अभिक्रिया करा तो भी लवण एवं हाइड्रोजन गैस दिया, धातु क्षार से अभिक्रिया करेगा तो भी लवण एवं हाइड्रोजन गैस देंगे। ये दोनों बातें याद रखिए। क्षारक धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण एवं जल देता है। ये भी देखिए इसमें भी और इसमें भी लगभग सेम बात है। क्या रहे, धातु अम्ल धात्विक ऑक्साइड से या क्षारक अधात्विक ऑक्साइड, तो इसमें भी लवण एवं जल बनता है, इसमें भी लवण एवं जल बनता है। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये जो पार्ट है आप देखिए लवण के बारे में समझे। लवण को तो पहले हम बात कर चुके हैं कि मतलब जो अम्ल और क्षार के आपस में मिलने से क्या होता है, तो एक दूसरे के अम्लीय और क्षारक वाले गुण को समाप्त कर देते हैं। मतलब वो लाल है, नीला है, खट्टा है, कड़वा है, वो एक दूसरे को गुण को क्या करता है, समाप्त कर देता है। तब उसको क्या बोलते हैं, उसमें एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम लवण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे साधारण लवण प्रस्वेदी पदार्थ की उपस्थिति के कारण हवा से नमी सोखता है एवं पसीजता है। क्या कर रहा है, साधारण जो लवण होता है वो हवा से नमी को सोख करके पसीज जाता है, मतलब पिघल जाता है। आप देखे होंगे जैसे नमक को ही नमक पिघल जाता है, तो ये साधारण नमक का ये गुण है। NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं।
और यहाँ पर ये प्रक्रिया उदाहरण के लिए दे दिया गया है। ठीक है, इन सब बातों को आप याद रखें। चलिए अब देखिए, जैसे कि कौन कौन सा प्राकृतिक स्रोत है और उस प्राकृतिक स्रोत से कौन कौन से अम्ल प्राप्त होते। तो जैसे सिरका से कौन से अम्ल, तो एसिटिक अम्ल। संतरा से कौन से अम्ल, तो सैट्रिक अम्ल। दही से कौन से अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल। नींबू से कौन से अम्ल, तो सैट्रिक अम्ल। इमली से कौन से अम्ल, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, उम्मीद करते हैं बातें ये समझ में आए, ये सब याद रखना है आप लोगों को। अम्ल एवं क्षारक की शक्ति पीएच स्केल द्वारा मापी जाती है। मतलब अम्ल कितना ज़्यादा अम्लीय, अभी तक जो जिसका बात कर रहे थे हम सूचक का, तो वो सिर्फ हमको ये बता रहा था कि अम्ल है कि क्षार है ना। अभी ये बोल रहा है कि पीएच स्केल नाम का एक यंत्र है, उपकरण है, जो क्या करता है, तो पीएच स्केल द्वारा अम्ल एवं क्षारक की शक्ति मापी जाते हैं। मतलब कि वो कितनी ज़्यादा प्रबल है या कम प्रबल है ना। पीएच विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप है। तो ये पीएच क्या होता है, -log H+, है ना। अब यहाँ दूसरा लाइन देखिए, दूसरा लाइन कह रहा है NaOH की उपस्थिति, NaOH का उपयोग साबुन। अब NaOH का उपयोग कहाँ कहाँ है, तो साबुन तथा अपमार्जक, कृत्रिम फाइबर, कागज आदि बनाने में। ठीक है, अब विरंजक चूर्ण क्या है, तो विरंजक चूर्ण को समझे। तो विरंजक चूर्ण जो है शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की प्रक्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। यहाँ पर ये अभिक्रिया है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, उपयोग कहाँ है, तो विरंजक उपचायक के रूप में। ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। इसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। उपयोग क्या है, खाने में। जैसे हम समोसा बनाते हैं घर में या फिर कचौड़ी बनाते तो उसको क्या बोलते हैं, खस्ता बनाने के लिए नहीं डालते, घर में वो खाने का सोडा होता है, उसे बेकिंग सोडा कहते हैं। अब अगला पॉइंट है कि धोवन सोडा क्या है, तो धोवन सोडा का सूत्र NaCO3 × 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना, 10 जल के अणु। तो कह रहा है उपयोग कहाँ है, कांच, साबुन, बोरेक्स बनाने में, जल के स्थायी कठोरता को दूर करने में। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1/2 जल के अणु, है ना। उपयोग क्या होता है, तो टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर करने में, आपको देखिए मूर्ति बनाने में। अब देखिए समझे इस बात को, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस उजला उजला कलर का होता है। मान लीजिए किसी का हाथ टूट गया या पैर टूट गया, तो वो वहाँ से हिले नहीं, उसके लिए एक उजला वाला लगा देते हैं गिला करके डॉक्टर लोग, जो बाद में बहुत ज़्यादा कठोर पत्थर की तरह हो जाते हैं, फिर उसे काट करके हटाया जाता है। तो वो जो किया जाता है प्लास्टर जिससे होता है, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते देखते, और इसमें से जो छोटी छोटी कंसेप्ट सब है सारे को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कह रहा है कि अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये पहले ही बात कर चुके हैं। उदाहरण के लिए ये सारी चीज़, जैसे हाँ, जैसे HNO3 को जल में घोला गया तो H+ मिला, और ये तो यही H+ क्या है, H+ जो है हाइड्रोजन आयन है। इसी प्रकार से यहाँ दिखाया गया। फिर अगला पॉइंट है, क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोक्साइड आयन किसको बोलते हैं, तो OH-, है ना। उदाहरण के तौर पर आप देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये सारे में देख रहे हैं, सब में OH- हमको यहाँ पर मिल रहा है ना। तो ये एक ठीक है। अब बात करते हैं, जल में मिले क्षारक अम्ल की उपस्थिति को सूचित करने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं। ये तो बात पहले हम शॉर्टकट में देख लिए थे। उदाहरण के लिए लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनाइलफ्लोथिन। अच्छा, मेथिल ऑरेंज और फिनाइलफ्लोथिन क्या है, कृत्रिम सूचक है, ये बात याद रखेंगे, है ना। अब अगला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि अम्ल नीला लिटमस विलयन को लाल कर देता है, ये भी बात हम समझ चुके हैं अनिल से। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये भी बात देख लीजिए। अब क्या करें अगला पॉइंट, कि धातु अम्लों से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये भी बात हम कंपेयर से देख चुके हैं। धातु
क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है। धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल बनाता है। ठीक है। सारे का ये रिएक्शन सब भी नीचे दिया हुआ है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। ये बातें हैं। ठीक है। अब आगे थोड़ी सी बातें और है, इसे हम समझ ले। अब कह रहा है कि क्षार अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ठीक है। अम्ल एवं क्षार की शक्ति pH स्केल द्वारा मापी जाती है। pH बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापी जाती है। pH का मतलब है माइनस लॉग हाइड्रोजन प्लस। अब यहाँ पर बात समझिए, अगर किसी का pH मान 7 होगा तो उसे उदासीन समझेंगे, और अगर 7 से कम होगा तो उसे क्या समझेंगे, अम्लीय समझेंगे, और 7 से ज़्यादा होगा तो उसे क्षारीय समझेंगे। ये बात समझ में आया। चलिए अब थोड़ी सी आगे और कुछ पॉइंट सब बचा हुआ है, इसको हम देख ले, है ना। तो ये बातें कुछ इस प्रकार से कह रहा है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, तो लवण कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर जैसे NaCl एक प्रबल अम्ल है, NaOH एक प्रबल क्षार है, तो यहाँ पर क्या बना, NaCl, ये एक उदासीन लवण बना। फिर कह रहे हैं आगे के बात कि HCl प्रबल अम्ल है, CuOH ट्वाइस एक दुबल क्षारक है। अब इससे क्या बना, CuCl2 एक अम्लीय लवण बना, है ना। तो अब यहाँ पर एक बात है जो समझने वाली है, अगर प्रबल अम्ल रहेगा तो यहाँ अम्लीय लवण बनेगा, यहाँ अगर प्रबल क्षार रहेगा, सबल रहेगा, तो क्षारीय लवण बनेगा, और दोनों प्रबल रहेगा तो उदासीन लवण। ये बात भी समझने वाली बात है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दूसरा पॉइंट कि साधारण लवण उपस्थित, ये क्या कर रहा है, हवा से, अभी कुछ देर पहले ही देखे थे, हवा से नमी सोख करके और खुद क्या होता है, वो पिघल जाता है, पानी की तरह हो जाता है। जैसे नमक को आप देखे होंगे घर में कभी कभी घम जाता है ना। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो कहने का इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, इसे याद रखें। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि NaOH का उपयोग कहाँ, तो साबुन तथा अपमार्जक, कागज, कृत्रिम फाइबर आदि बनाने में, है ना। अब अगला पॉइंट है, शुष्क बुझे हुए चूना पर क्लोरीन की जब क्रिया करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण बनाना, है ना। ठीक है। विरंजक चूर्ण का सूत्र अगर आपसे पूछे तो ये क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, याद रखिए ये सब बातें। अब अगला कुछ बातें और महत्वपूर्ण बातें हैं, चलिए एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो विरंजन, उपचायक, रोगाणुनाशक के रूप में। बेकिंग सोडा का सूत्र अगर आपसे पूछे तो क्या कहेंगे आप, तो क्या कहेंगे NaHCO3। ठीक है। चलिए अब धोने का सोडा, धोने का सोडा मतलब कपड़ा वपड़ा साफ करने का पहले यूज होता था, अभी उससे साबुन सरफ वगैरह बनाया जाता था। NaCO3 10 जल के अणु, है ना। इसका उपयोग कांच, साबुन उद्योग, बोरेक्स बनाने में, जल की अस्थायी कठोरता के दूर करने में। इसी लवण के एक सूत्र इकाई जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टल का जल कहते हैं। अब एक बात समझिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि CuSO4 और इसमें H2O मतलब जल के अणु हुआ, इसके पीछे 5 लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 5 क्रिस्टल जल है। क्या है, 5 क्रिस्टल जल है। ये जो 5 लिखा हुआ है तो 5 H2O, इसको बोलेंगे 5 क्रिस्टल जल, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसका सूत्र ये हो गया। ठीक है। ठीक है। चलिए इस प्रकार से इसे इन सब बातों को आप याद रखेंगे। फिर जिप्सम को
373 पर गर्म करने के प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब कहने का ये भी बात पूछा जा सकता है कि जिप्सम जो होता है उसे हम कितने डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है, तो 373 डिग्री केल्विन ताप पर। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से पहले जिप्सम होता है, जिप्सम का सूत्र ये हो गया CaSO4 × 2H2O, और ये जब इतना डिग्री सेल्सियस 373 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देते हैं तो हमको ये जो मिलता है इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, उपयोग कहाँ है तो टूटी हुई हड्डी को एक जगह पर मूर्ति बनाने में इन जगहों पर इनका उपयोग होता है। तो ये पहला अम्ल क्षारक और लवण इस प्रकार संपूर्ण होती है। अगर आप सबको किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।